हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौबी जी एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, अगेन आई एम बैक विद ए न्यू टॉपिक। ऑब्वियसली आज जो है वो सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन पेपर था उसको एक बार रिव्यू किया जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 वीडियोज़ बना के डाले थे। ठीक है, उसमें मैंने एक मैप से रिगार्डिंग और दूसरा जो था वो थ्योरी से रिगार्डिंग। तो देखते हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया था तो उस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो मैंने वीडियो बनाया था, मतलब जो मैंने थ्योरी से और प्रैक्टिकल से रिलेटेड, मतलब जो मैप्स रिलेटेड बनाया था। तो आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑब्वियसली मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो, अगर जिसने वीडियो देखा होगा तो उसको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मतलब उसके आंसर्स उसको उस वीडियो से मिल गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैप से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा जो मैप का था। तो ये सब तो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने पढ़े ही होंगे। तो हमारा जो देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैप का है, जिसमें ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड मार्क एंड नेम द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए विंध्यास, रिवर यमुना, कोलकाता, कंचनजंगा, देन लेक चिलिका, कोंकण कोस्टल प्लेन, थार डेजर्ट, गल्फ ऑफ खंबात एंड मार्क विद एरोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड एंड द लास्ट मुंबई हाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मैप के ऊपर दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि विंध्या माउंटेन और रिवर यमुना दोनों को हम लोग लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कहाँ पे हैं। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं विंध्यास को जो है वो मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने विंध्यास को मार्क किया होगा तो देखिए जो विंध्यास का लोकेशन है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे इस जगह पे ये विंध्यास है। ठीक है, ये वाला जो जगह है वो विंध्यास का है। और अगर हम बात करें रिवर यमुना की, तो ये वाली जो रिवर है ये रिवर यमुना है। ये जो रिवर है, और अप टू संगम, मतलब ये संगम तक रिवर यमुना है। इसके बाद तो रिवर गंगा में मिल जाती है, तो इसलिए उसको हम लोग जब रिवर गंगा यमुना अगर आपने मार्क किया होगा तो आपको यहीं तक मार्क करना है। तो ये हमारे पास हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास विंध्यास, और ये हमारे पास हो गया रिवर यमुना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो थर्ड नंबर पे जो है वो कोलकाता, देन कंचनजंगा। तो चलिए कोलकाता और कंचनजंगा को भी मार्क करते हैं। तो फिर से जूम करते हैं इसको और मार्क करते हैं कोलकाता एंड कंचनजंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मतलब मैप वाले वीडियो में भी बताया था कि कोलकाता को अगर मार्क करना है तो जस्ट देखिए ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पे कोलकाता को मार्क करेंगे। यानी कि ये आपका पार्ट जो है वो कोलकाता, जो मैंने ये डॉट लगाया ये है कोलकाता। ठीक है, और अगर मेरे को सपोज़ मार्क करना है कंचनजंगा, तो थोड़ा सा इसको भी जूम करता हूँ मैं। ठीक है, और जूम करके आपको कंचनजंगा मार्क करके दिखाते हैं। तो ये सिक्किम के आसपास है। तो ये देखिए, तो काइंड ऑफ थोड़ा इसको मैं पेन को थोड़ा हल्का सा पतला करता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही ये मोटा हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंचनजंगा जो है वो कुछ यहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ पे कुछ कंचनजंगा है। ठीक है, तो आई होप कि आप अभी तक जो भी मैंने बताया वो समझ गए होंगे। आगे हम मार्क करते हैं कंचनजंगा के बाद हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। तो नंबर हमारे पास है जन लेक चिलिका, कोंकण और थार डेजर्ट। तो लेक चिलिका, कोंकण एंड थार डेजर्ट। तो पहले लेक चिलिका को मार्क करते हैं। तो लेक चिलिका फ्रेंड्स यहाँ पे है, इस जगह पे लेक चिलिका है, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास लेक चिलिका है। और एक हमारे पास था उसके बाद थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के लिए फ्रेंड्स ये वाला, ये जो एरिया है आपका, ये वाला इंडियन पार्ट वाला, ये थार डेजर्ट का एरिया है, इसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, इसके लिए। और फिर हमारे पास एक आता है कोंकण कोस्ट का। तो कोंकण कोस्ट भी, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ तक ये कोंकण कोस्ट का है। ये कोंकण कोस्ट का है। तो आपने अगर इसके आसपास ऐसे मार्क किया होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, गल्फ ऑफ खंबात, नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड मुंबई हाई। तो गल्फ ऑफ खंबात देखते हैं सबसे पहले। गल्फ ऑफ खंबात कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जो है, ये वाला, ये गल्फ ऑफ खंबात है। ये है गल्फ ऑफ खंबात। ओके, ये है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, और अगर मुंबई हाई की हम बात करते हैं तो मुंबई हाई देखिए, ये जो है ये मुंबई है, ये वाला मुंबई है।
ठीक। और इसके जस्ट थोड़ा सा दूर में यहाँ पे अगर आपने मार्क किया होगा तो ये है मुंबई हाई, ठीक। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स की बात करें तो देखिए इसका डायरेक्शन ये रहता है इस टाइप से, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स का डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैप वाला पार्ट मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थ्योरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता था कि जो ये सेक्शन बी है इसमें से आपको एनी 3, ठीक है, यहाँ से आपको एनी 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे। टोटल इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, बट मैं यहाँ पे डिस्कशंस ऑल 5 क्वेश्चंस का करने वाला हूँ। तो आप जो है मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कहाँ सही और कहाँ गलत किया है। तो चलिए फिर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके देखते हैं। गिव वन यूज़ ऑफ कॉपर। तो सिंपल है, कॉपर का एक यूज़ क्या होगा कि इसके मतलब हम लोग जो है वो वायर बनाने में यूज़ करते हैं ना। कॉपर का एक सिंपल सा यूज़ क्या हो गया कि ये वायर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड का हमारे पास, नेम द इंडियन 2 इंडियन स्टेट्स इन विच आयरन ओर इज फाउंड इन अबंडेंस। तो इसका देखिए वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इन तीनों में से कोई भी 2 लिखेंगे तो आंसर सही होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विद रेफरेंस टू हीराकुड प्रोजेक्ट, जो कि उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हीराकुड जो प्रोजेक्ट है, ऑन विच रिवर इट इज़ बेस्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन महानदी। कौन से रिवर पे है ये? महानदी, ठीक है, ये महानदी पे है, ठीक है। एंड ऑन नेम एन इंडियन स्टेट बेनिफिटेड बाय ऑब्वियसली उड़ीसा, ठीक है, क्योंकि ये उड़ीसा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोल। तो कोल को यूज़ करने देखिए, एक तो इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, एक ये हो जाएगा। देन सेकंड हो जाएगा लिमिटेड जो है वो इसके रिसोर्स हैं कोल के। और थर्ड हो जाएगा कि एक इसका मेन जो है वो एक पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जहाँ माइनिंग करते हैं वहाँ पे भी पॉल्यूशन, और जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ यूज, एट द प्लेस ऑफ माइनिंग, दोनों जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन इसका एक मेजर हमारे पास डिसएडवांटेज हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर के हमारे पास 2 एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला हो जाएगा कि न्यूक्लियर पावर रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, देयरफॉर इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस जो गैस है, ठीक है, उसको ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। मतलब क्यों, कैसे रिड्यूस करता है? मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रिड्यूस करता है, मतलब अगर हम न्यूक्लियर पावर यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस ऑटोमेटिकली कम होगी, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज नहीं होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड होगा वो क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एज द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन रन 24 आवर्स ए डे एंड 7 डेज ए वीक, ठीक है। तो ये भी एक हमारा जो है उसका मेजर एडवांटेज है। देन फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज, ओके, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि हम सोलर एनर्जी को मतलब यूज़ करेंगे तो क्या हमारे को बेनिफिट्स होंगे इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसका एक मेजर है कि जो सोलर एनर्जी है इट इज़ ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, एंड विच कैन बी हार्नेस्ड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और एक और अगर लिखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली it saves fossil fuels like coal, petroleum and to produce electricity and also reduces electricity bills, okay। तो नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। सो फ्रेंड्स जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि मेंशन 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम्स वैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। बट इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो मतलब चैलेंजेस पोस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा वर्ल्ड के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। सो टिल अर्ली 1990s इंडिया हैड क्लोज डोर इकोनॉमिक पॉलिसी। इट वाज लार्जली फेल्ट दैट बाय ओपनिंग इंडियन मार्केट टू द वर्ल्ड इंडियाज इकोनॉमी वुड इम्प्रूव, ठीक है। देन एक और आ गया है कि रिडक्शन इन नेट्स ऑन एरिया, ठीक है, जो नेट्स ऑन एरिया है उसमें भी रिडक्शन, मतलब इन द रिसेंट डिकेड्स देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स। मतलब और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए कि
मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन हो गया है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन एनी टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके, सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सो इसके अंदर हमारे पास जो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन तो क्या हो जाएगा कि ऑब्वियसली कॉटन इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप एंड इट इज़ रेज्ड इन इंडिया एज ए खरीफ क्रॉप। सो कॉटन को जनरली हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर, एंड इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। देन जो रेनफॉल है वो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, जो कि 50 टू अराउंड 75 सेंटीमीटर, ओके। और ऑब्वियसली रेनफॉल ऑफ मोर देन 85 सेंटीमीटर डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसमें दो जो हम जो इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस लिख सकते हैं। एंड नेम द स्टेट दैट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन जो है वो गुजरात एंड महाराष्ट्र है। गुजरात एंड महाराष्ट्र, आपने दोनों में से जो भी लिखा होगा सही होगा, वैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों ही सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है राइस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू राइस कल्टीवेशन आंसर द फॉलोइंग, नेम द सॉइल फाउंड सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। तो कौन सा सॉइल इसके लिए रहता है, डीप फर्टाइल क्लेई और लूमी सॉइल्स, ओके, दैट आर वेल सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन, ठीक है, डीप फर्टाइल क्लेई और लूमी सॉइल्स दैट आर वेल सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप इन इंडिया, दैट इज वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। और वैसे भी इंडिया जो राइस प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। इन विच क्रॉपिंग सीजन इट इज़ जनरली ग्रोन, वैसे तो ये खरीफ क्रॉप है जो कि समर सीजन में होता है, ठीक है। देन नेम द स्टेट दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर जो आता है वो महाराष्ट्र आता है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई मोर देन 2 रेटन क्रॉप्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर शुगर केन फार्मर्स। मतलब क्या होता है कि मतलब रेटन जो उसको कट कर करके हम वापस से मतलब छोड़ देते हैं, फिर वो ग्रो करता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर ग्रो करता है। तो इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ नॉट डन बिकॉज द यील्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव रेटन क्रॉप इज लेसर देन द प्रीवियस वन। सो आफ्टर 2 or 3 रेटन्स द roots, the old roots are no longer economical and new sets must be planted, ठीक है। और फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ जायद क्रॉपिंग सीजन, क्योंकि हमारे पास 3 क्रॉपिंग सीजन है ना, एक हमारे पास रबी है, खरीफ, देन जायद। तो जायद जो है वो क्या है, जायद, सो जायद में भी जायद खरीफ क्रॉप्स होती हैं और जायद रबी क्रॉप्स होती हैं। So जायद खरीफ crops are sown in August and September and harvested in December and January, and most of the oilseeds like mustard are grown in this season. Then जायद rabi crops, these are sown at the beginning of the hot season in February and March and harvested in the months of April and May. और इसमें कौन कौन से आते हैं, ज्वार, वेजिटेबल्स, मेज, वाटरमेलन्स, cucumbers, okay. Then friends, question number 4, differentiate between mineral based industry and agro based industry, giving a suitable example from for each from India. तो mineral based industries क्या होती हैं, those industries which are dependent for their raw material on the minerals. फॉर एग्जाम्पल चाहे वो आयरन हो, चाहे मैंगनीज, चाहे बॉक्साइट, जो भी मिनरल्स हैं अगर उसके ऊपर वो रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है, सो दोज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, या और भी जो मतलब जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। और एग्रो बेस्ड क्या होगा कि दो इंडस्ट्री विच आर मीन्स डिपेंडेंट फॉर द रॉ मटेरियल ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल सुगर इंडस्ट्री, ओके, दे आर डिपेंडेंट फॉर सुगर केन ऑन एग्रीकल्चर, ओके। देन गिव 2 ways इन विच पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो जो पेट्रोकेमिकल है इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकली स्टेबल, चीपर एज दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए मास स्केल, ठीक है। देन traditional raw materials like wood, glass and metals are being replaced by petrochemical products. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेदर फुटवेयर की बात करें, उसकी जगह हमने प्लास्टिक चप्पल्स एंड सिंथेटिक फुटवेयर, जूट फाइबर्स की जगह सिंथेटिक फाइबर, स्टील पाइप्स की जगह पीवीसी। सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, रेजिन्स और प्लास्टिक शीट्स, कार्बन ब्लैक विच इज़ यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक्स, ओके। तो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, चाहे वो हरदीलिया हो, चाहे वो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, देन इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, ओके, वडोदरा में जो है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस
टू टाटा स्टील। टाटा स्टील के रेफरेंस से हमको आंसर करना है वेयर इज इट लोकेटेड। सो टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज सिचुएटेड इन जमशेदपुर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि कोल रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होता है इसका, दैट इज़ फ्रॉम झरिया एंड बोकारो कोल फील्ड। ठीक है, ये जो है झरिया, ठीक, झरिया एंड बोकारो, ठीक है, बोकारो कोल फील्ड, ठीक। और फ्रॉम वेयर इट डज गेट आयरन ओर, आयरन ओर इसको कहाँ से मिलता है, तो जनरली ये मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड फ्रॉम नोमाईमुडी माइंस इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, इन दो जगहों से इसको आयरन ओर मिलता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी टू बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स जो जैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास शुगर, गुड़ एंड खंडसारी है, ऐसे ही बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से, मोलेसिस, बैगेजेस एंड प्रेस मड। ओके, मोलेसिस MOLASSES BAGASSES, बैगेज एंड प्रेस मड। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई आर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके लिए जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशंस, जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं ये बहुत फेवरेबल होती हैं। और ह्यूमिड कंडीशंस जनरली हमको किस एरिया मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में। सो द ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट फेवर्स द टेक्सटाइल मेकिंग विदाउट ब्रेकिंग द थ्रेड। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सारा का सारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोडवेज। सो इट इज़ थ्रू द रोड्स दैट एवरी विलेज एंड हेलमेट मीन्स जो भी स्मॉल प्लेसेस होते हैं वी कैन कनेक्ट और वी कैन रीच। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ओके, इट इज़ मच लोअर देन द रेलवे और इवन एयरपोर्ट्स। ठीक है, रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन मीन्स हिली एरियाज, ठीक है, वेयर रेलवे लाइन डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया। ठीक है, सो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड इट कनेक्ट्स 4 लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, इसका मेन जो मतलब बेनिफिट क्या है कि दिस हाईवे इंटरकनेक्ट्स मैनी मेजर सिटीज़, इट प्रोवाइड्स एन इम्परपेटस टू ट्रक ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द इंडिया। मतलब उनको बिन एक हिंड्रेंस फ्री उनको मिलेगा वे। इट enables द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्मॉल टाउन्स, ओके, थ्रू विच इट पासेज। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। सो वाटरवेज इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस। देन सेकेंड, इट नीड्स लॉन्ग ट्रेवलिंग आवर्स विच कॉज सी सिकनेस। Then third, water transport is limited to the areas where rivers are navigable and oceanic routes exist। ये हमारे पास 3 इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट हमारे गिव रीजन का क्वेश्चन है कि रेलवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें बहुत ही मतलब टफ टेरेन है। ठीक है, टेरेन मीन्स जो हिली एरियाज़ हैं, और इवन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, इवन जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत मुश्किल है। सो region of the country like the hilly areas or remote forested areas, okay, rail transport lacks of flexibility of routes. Then air transport has gained popularity in recent time in India. Why? So generally अगर हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, तो एयर ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली इट इज़ द फास्टेस्ट एंड कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड इट कनेक्ट्स द फार फ्लंग एंड रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। तो जनरली इंडिया में क्योंकि मतलब लोग जो हैं वो टाइम सेव करने के लिए कि मतलब कम टाइम के अंदर वो अपने जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली लोगों के पास थोड़ा अभी क्योंकि डे बाय डे इकोनॉमिकली जो है इंडिया के लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी जो इंडिया में पॉपुलैरिटी जो बहुत ज़्यादा गेन कर रही है। अभी जो लास्ट है कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये जो है नॉर्थ देन साउथ देन ईस्ट एंड वेस्ट एक कॉरिडोर है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 और 6 लेन। ठीक है, ये 4 और जो 6 लेन्स जो रोड्स हैं। ठीक है, एक्सप्रेस वेज विच कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड पोरबंदर टू सिलचर। ठीक है, ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, एंड पोरबंदर टू सिलचर। ठीक है, इन जगहों को कनेक्ट करेगी नॉर्थ साउथ। तो इस वजह से क्या है कि मतलब जो इंडिया के जो ऑल 4 मतलब चाहे वो नॉर्दर्न साइड हो, सदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई देर इज अ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ठीक है। सो मतलब जो बड़े बड़े शहरों हैं वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमको पता ही है कि जो वेस्ट है दैट रिमेन्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड वी मूव वेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट नेवर गेट रिड ऑफ इट कम्प्लीटली। ओके, सो एक तो देखिए इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बढ़ेगा, ठीक, जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो जाएगा, सराउंडिंग का जो भी, या जो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर जो है पॉल्यूट हो जाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक तो स्पेस की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपरली अगर वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे उसके अंदर, तो हमारे सराउंडिंग में खाली हमको वेस्ट ही वेस्ट नज़र आएगा, और जो कूड़े के ढेर हैं वही हमको सिर्फ नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे को वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। देन वाई इज़ कंपोस्टिंग कंसिडर्ड ए सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजेबल। तो मतलब कंपोस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इट इज़ एन एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इट एनहांसेस सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट सप्रेसेस प्लांट डिजीज़, मतलब इसकी वजह से प्लांट वगैरह में डिजीज़ नहीं लगता है। इट रिजुवेनेट्स पुअर सॉइल्स बाय एडिंग ह्यूमस एंड इट एब्जॉर्ब्स ऑर्डर्स एंड डिग्रेड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि वाई शुड वी रीयूज वेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम वेस्ट को रीयूज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली जो मतलब फर्दर और वेस्ट जनरेट होने से मतलब जो क्वांटिटी हो कम हो जाएगी, ठीक है। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स लाइक ओल्ड ग्लासेस, बोटल्स, स्टील टायर्स, ओके, दे कैन बी रीयूज्ड, okay, for example shoes or chappals, they are made from old tires, okay. Water bags are made from leather, lamps are made from tin cans. So many other waste collectors, that is known as rich pickers, roam about in the residential areas and industrial units to collect the solid waste, okay. Then how can farm waste be made useful? Farm waste, सो फ्रेंड्स, जो फार्म वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक वेस्ट भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास चाहे वो फ्लावर्स के या फ्रूट्स के जो भी या फिर और भी, तो उनको हम लोग मतलब और डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर खाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। हाउ इज़ डंपिंग ऑफ वेस्ट हार्मफुल। सो फ्रेंड्स, जनरली डंपिंग के अंदर क्या होता है कि डंपिंग जो है ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो मेथड नहीं है, ठीक है, अगर डंप करना चाहें तो दिस इज़ द चीपेस्ट मेथड एंड डज नॉट नीड मच प्लानिंग। सो द ओपन पिट स्पॉयल द साइट ऑफ द एरिया एंड बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड इवन इंसेक्ट्स। Obviously these all are acting as a carrier of harmful disease, okay, and obviously इससे foul odor मतलब बहुत ही फाउल स्मेल आता है एरिया में, एंड द बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन द ओपन डंपिंग्स पॉल्यूट द एयर, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन 3 वेज टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन एट होम। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि वी कैन रीयूज दोज मटेरियल्स विच कैन बी रीयूज्ड, मतलब जिसको यूज़ किया जा सकता है उसको, जैसे कोई भी चाहे प्लास्टिक की चीज़ें हैं या इवन कार्डबोर्ड की हैं या फिर इवन जो और भी टिन की कोई चीज़ें हैं, और हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो मैंने आपको ICSE 2022 जियोग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ऑन 4 मई 2022, तो उसका जो मैंने आपको रिव्यू किया है और जो भी इसमें आंसर्स बताए हैं, ऑब्वियसली कुछ आंसर्स आपने डिफरेंट भी लिखे होंगे, तो वो तो मतलब हो सकते हैं थोड़े बहुत डिफरेंट आंसर्स भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो है वो इससे जो फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बेनिफिट्स होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।